नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें, और इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। इस अंक की सबसे पहली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। केंद्र सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 27 अप्रैल से लागू हो गया है। ये अधिनियम दिल्ली के उपराज्यपाल को अधिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिनियम एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघवाद 2018 के निर्णय की प्रतिक्रिया में पारित किया गया है। आइए अब जानते हैं कि वर्ष 2018 के निर्णय और इस अधिनियम में क्या क्या अंतर हैं। संशोधन अधिनियम 2021 में सरकार का मतलब है विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार शब्द का अर्थ उपराज्यपाल होगा। वहीं उच्चतम न्यायालय के निर्णय में 2018 में ये कहा गया था कि उपराज्यपाल उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और परामर्श पर निर्भर है जो प्रत्यक्षतः एलजी के नियंत्रण में नहीं है। वहीं 2021 के संशोधन में कार्यकारी आदेशों पर एलजी की सहमति के बारे में ये कहा गया है कि किसी भी कार्यकारी कार्यवाही से पहले उपराज्यपाल की राय प्राप्त की जाएगी। वहीं 2018 के निर्णय में ये कहा गया था कि पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि संबंधी मामलों को छोड़कर अन्य किसी मामले में उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। उसकी स्थिति राज्यपाल की नहीं बल्कि प्रशासक की है। अधिनियम में अन्य प्रावधान भी हैं, जैसे उन विधेयकों पर स्वीकृति को लंबित करने की शक्ति उपराज्यपाल को प्रदान की गई जो किसी ऐसे मामले को शामिल करते हैं जो विधानसभा को प्रदत्त शक्तियों के दायरे से बाहर हैं। विधानसभा दिल्ली के प्रशासन से संबंधित दिन प्रतिदिन के मामलों पर विचार करने या प्रशासन के संबंध में जांच इत्यादि करने के लिए स्वयं को या अपनी किसी समिति को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी। अगली खबर आपदा क्षेत्र से। असम में आए भूकंप ने हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट भ्रंश रेखा पर भूकंपीय खतरे के प्रति सचेत किया है। हाल ही में असम में रिक्टर पैमाने पर 6.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। इसके बाद 6 आफ्टर शॉक्स भी आए थे जिनकी तीव्रता 3.2 से 4.7 के बीच थी। रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल या स्थानीय मैग्नीट्यूड स्केल भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। ये एक लघु गणकीय पैमाना है जिसमें एक अंक का अंतर तीव्रता में लगभग 30 गुना अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। विनाशकारी भूकंप सामान्य तौर पर लगभग 5.5 से 8.9 की तीव्रता के होते हैं। ये घटना हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, जिसे मेन फ्रंटल थ्रस्ट के रूप में भी जाना जाता है, उसके पास कोपिली फॉल्ट के निकट घटित हुई है। हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट भारतीय और यूरेशियन विवर्तनिकी प्लेटों की सीमा से जुड़ा एक भूवैज्ञानिक भ्रंश है। भारत और यूरेशिया के बीच हिमालय पर्वत श्रृंखला से जुड़े प्लेटों के टकराव वाला क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक भूकंपीय खतरे वाले क्षेत्रों में से एक है। भ्रंश चट्टानों के दो खंडों के बीच विभंजन या विभंजनों का क्षेत्र होता है। भ्रंश परिदृश्य में पर्वत के दोनों खंड एक दूसरे के आमने सामने समानांतर लेकिन अस्थिर अवस्था में होते हैं। यह अस्थिरता भूकंप के रूप में तेजी से हो सकती है या धीरे धीरे खिसकने के रूप में हो सकती है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र से। चीन ने बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाया। दक्षिण एशिया में चीन द्वारा संपादित अन्य कूटनीतियां हैं चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI, बांग्लादेश एवं श्रीलंका के बंदरगाहों पर उपस्थिति आदि। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बांग्लादेश और श्रीलंका की यात्रा पर आए चीन के रक्षा मंत्री ने पड़ोसी देशों से दक्षिण एशिया में सैन्य गठबंधन स्थापित करने वाली क्षेत्र के बाहर की शक्तियों का विरोध करने का आह्वान किया। इन टिप्पणियों को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान क्वाड समूह की प्रतिक्रिया के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। चीन ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के विदेश मंत्रियों के साथ कोविड-19 और आर्थिक सहयोग पर 6 देशों की दक्षिण एशिया वार्ता का आयोजन किया है। चीन ने श्रीलंका सरकार को उसके आर्थिक दबाव से निपटने में सहायता के लिए ऋण और मुद्रा विनिमय की सुविधा के रूप में $2 बिलियन से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की है। चीन के बड़े वित्त संसाधन और राज्य समर्थित वित्त पोषण पड़ोस में भारत की पारंपरिक स्थिति को प्रभावित करते हैं,
क्षेत्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले चीन की तुलना में भारत के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। इसके अलावा हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों को बाधित कर सकती है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चीनी मुख्य भूमि और पोर्ट सूडान के बीच तैनात चीनी सैन्य तथा वाणिज्यिक सुविधाओं का एक नेटवर्क है। अगली खबर वित्तीय क्षेत्र से। प्रमुख संस्थागत सुधार वाले राज्य अधिक उधार ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए उन राज्यों को 1.06 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी की अनुमति प्रदान की है, जिन्होंने विद्युत क्षेत्र, व्यवसाय करने की सुगमता आदि में कुछ प्रमुख संस्थागत सुधार किए हैं। पिछले वर्ष केंद्र ने राज्यों की उधार लेने की सीमा को उनके सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक आगे बढ़ा दिया था, जिसका आधा भाग नागरिक केंद्रित सुधारों से जोड़ा गया था। ये राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी FRBM अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से 3% ज्यादा है। आइए अब जानते हैं राज्यों के उधार लेने के अधिकार का संवैधानिक आधार क्या है। संविधान के अनुच्छेद 292 के तहत केंद्र सरकार के पास भारत में और विदेशों से उधार लेने का अप्रतिबंधित अधिकार है, जो केवल संसद द्वारा निर्धारित सीमाओं के अधीन है। वहीं अनुच्छेद 293 के तहत राज्यों का उधार लेने का अधिकार क्षेत्रीय और अन्यथा सीमित है। राज्य उनके विधानमंडल द्वारा तय सीमा के अंदर उनकी संचित निधि की प्रतिभूति पर भारत के राज्य क्षेत्र में उधार ले सकते हैं। हालांकि राज्य केंद्र की सहमति के बिना सार्वजनिक ऋण नहीं जुटा सकते हैं यदि ऋण का कोई हिस्सा बकाया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अग्रिम रूप में दिया गया हो। इसके अलावा राज्यों के पास भारत से बाहर ऋण जुटाने की कोई शक्ति भी नहीं है। अगली खबर कोविड से जुड़ी है। सरकार कोविड-19 वैक्सीन मूल्य निर्धारण के लिए विभिन्न उपायों का उपयोग कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 टीकों के लिए अलग अलग निर्माता अलग अलग मूल्य बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सरकार को विभिन्न अधिनियमों के तहत शक्तियां प्राप्त हैं, जिनका वो इन विविध मूल्यों पर अंकुश लगाने के लिए उपयोग कर सकती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत सरकार ने औषध मूल्य नियंत्रण आदेश लागू किया है। DPCO की अनुसूची में 800 से अधिक औषधियों को आवश्यक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी अधिकतम कीमतों को निर्धारित किया गया है। हालांकि DPCO के माध्यम से विनियमन पेटेंट प्राप्त दवाओं या निश्चित खुराक संयोजन दवाओं पर लागू नहीं होते। आइए अब बात करते हैं पेटेंट अधिनियम की। यह अधिनियम केंद्र सरकार को सरकार के उद्देश्यों के लिए आविष्कार का उपयोग करने के लिए किसी फार्मा कंपनी को भी अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। ये प्रावधान सरकार को विनिर्माण में तेजी लाने और न्यायोचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा ये अधिनियम अनिवार्य लाइसेंसिंग से संबंधित प्रावधान भी शामिल करता है। इन प्रावधानों के तहत सरकार विशिष्ट परिस्थितियों में किसी और विनिर्माता को पेटेंट धारक की सहमति के बिना किसी पेटेंट उत्पाद का उत्पादन करने की अनुमति दे सकती है। महामारी अधिनियम 1897 सरकार को खतरनाक महामारी रोगों की रोकथाम से संबंधित विशेष उपाय करने और नियमों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान करता है। इन व्यापक अपरिभाषित शक्तियों का उपयोग मूल्य निर्धारण को नियंत्रित करने के लिए किया जा सकता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। पाइथन 5 भारत के स्वदेशी हल्के युद्धक विमान तेजस द्वारा 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल को अपने हथियारों की क्षमता में शामिल किया गया है। पाइथन 5 तेजस युद्धक विमान पर संस्थापित होने वाली इजरायली मूल की दूसरी एयर टू एयर मिसाइल है। ये एक अवरक्त निर्देशित यानी इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है जिसकी परास न्यूनतम 20 किलोमीटर है। प्रथम मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR AAM डर्बी थी, जो 50 किलोमीटर की अधिक की परास के साथ रडार निर्देशित हथियार है। यूनाइटेड किंगडम सड़कों पर स्वचालित कारों को अनुमति देने वाला प्रथम देश बन गया है। ब्रिटेन ये घोषणा करने वाला पहला देश बन गया है कि मोटर मार्गों पर स्वचालित वाहनों के धीमी गति से उपयोग को विनियमित किया जाएगा। इस तरह की पहली कारें संभवतः इस वर्ष सार्वजनिक सड़कों पर दिखाई देंगी। स्वचालित वाहन ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम पर आधारित होते हैं। ये कारों को एक लेन के भीतर बनाए रखने के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें चालक द्वारा बिना निर्देश प्राप्त किए त्वरित करने और ब्रेक लगाने की अनुमति मिलती है।
ऐसी कारें मानवीय भूल को कम करके सड़क सुरक्षा को बेहतर बना सकती हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स। पीएम केयर्स फंड का उपयोग 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद के लिए किया जाएगा। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक चिकित्सा उपकरण होता है जो पर्यावरणीय वायु से ऑक्सीजन को संकेंद्रित करता है। ऑक्सीजन संकेंद्रक वायु का अंतर्ग्रहण करता है और एक छलनी के माध्यम से वायु को छानता है और नाइट्रोजन को वापस हवा में निर्मुक्त कर देता है और शेष ऑक्सीजन के आधार पर कार्य करता है। ये ऑक्सीजन एक प्रवेशनी के माध्यम से संपीड़ित और वितरित की जाती है। ये 90 से 95% तक शुद्ध होती है। कंसंट्रेटर्स में एक दबाव वाल्व 1 से 10 लीटर प्रति मिनट सीमा तक आपूर्ति को विनियमित करने में सहायता करता है। नियो 01 रोबोट। ये एक रोबोट प्रोटोटाइप है जिसे चीनी अंतरिक्ष खनन स्टार्टअप द्वारा निम्न भूकक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। ये एक बड़े जाल के माध्यम से अन्य अंतरिक्ष यान द्वारा छोड़े गए मलबे को एकत्रित कर सकता है। इससे क्षुद्र ग्रहों पर खनन में सक्षम भावी प्रौद्योगिकियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने की अपेक्षा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक लगभग 3000 उपग्रह और उनसे संबंधित मलबे के लाखों लघुखंड सुरक्षित निपटान के उपाय के बिना अंतरिक्ष में मौजूद हैं। कोविड-19 के लिए आरटी-पीसीआर परीक्षणों में सीटी का मान। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी आरटी-पीसीआर परीक्षण में आरएनए को प्राप्त करके डीएनए में परिवर्तित किया जा सकता है जो आगे प्रवर्धित होते हैं। प्रवर्धन यानी एम्प्लीफिकेशन वायरस का पता लगाने के लिए परीक्षण की क्षमता में सुधार करने के लिए डीएनए की कई कॉपी बनाने की प्रक्रिया है। ये चक्रों की एक श्रृंखला के माध्यम से संपन्न होता है। वहीं सीटी वैल्यू उन चक्रों की संख्या को संदर्भित करता है जिनके बाद वायरस का पता लगाया जा सकता है। यदि अधिक संख्या में चक्रों की आवश्यकता होती है तो इसका मतलब है कि वायरस लोड कम है, जबकि निम्न सीटी मान का आशय है अधिक वायरल लोड है। पैलेडियम। ये रुथेनियम, रोडियम, ऑस्मियम और इरिडियम के साथ प्लेटिनम के समान समूह की एक चमकदार श्वेत धातु है। विश्व का अधिकांश पैलेडियम रूस और दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। 80% से अधिक पैलेडियम का उपयोग उत्प्रेरक कन्वर्टर्स में किया जाता है। ये कार की निकास प्रणाली का एक हिस्सा है जो उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और मुख्य रूप से पेट्रोल और हाइब्रिड वाहनों में पाया जाता है। ये उद्योगों में उत्प्रेरक प्रतिक्रियाओं में भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजनीकरण और दांतों की फिलिंग आदि में। आइए अब जानते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। कुछ देशों द्वारा रूस के राजनयिकों को उनके देश से चले जाने के आदेश के बाद रूस ने भी 7 यूरोपीय राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इससे पहले चेक और स्लोवाकिया द्वारा रूसी राजनयिकों को निकालने के बाद एकजुटता दर्शाते हुए एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों ने भी समान निर्णय लिए थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विजन आईएएस की पूरी टीम आपसे अपील करती है कि दवाई भी और कड़ाई भी के मंत्र को याद रखें और कोरोना के खिलाफ 1 मई से शुरू हो रहे टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से ऊपर आयु के सभी लोग टीका लगवाएं और अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हाँ, लेकिन इसके साथ ही मास्क पहनें, हाथ और मुंह साफ रखें और 2 गज दूरी का पालन करें। और इसके साथ ही विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।